गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार मॉर्निंग में मैं आपको यूके जीके पीवाईक्यू, हिंदी पीवाईक्यू और जीएस जीके के पीवाईक्यू उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। और यकीन मानिए दोस्तों, आगामी परीक्षाओं में इसका लाभ आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे चैनल पे जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे हमारी रात को भी एक टेस्ट सीरीज में आपको देता था, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और जीएस जीके टेस्ट सीरीज, और एक और शुरू की थी मैंने कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज। तो इन टेस्ट सीरीजों को भी मैं आप कंटिन्यू करूंगा। मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू तो आपको मिलते रहेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, साथ ही उसके आसपास के अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनका यहाँ पे मैं चर्चा करता हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे चैनल पे पहले से ही टेस्ट सीरीज चली आती है रात वाली, उसको भी कंटिन्यू कर देंगे। उसमें आयोग के नवीनतम पैटर्न के हिसाब से हम प्रश्नों को ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए, एप्लीकेशन स्टोर पे उत्तराखंड पुलिस के लिए आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। लोअर पीसीएस के लिए जल्दी ही प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज को मैं लॉन्च करूंगा, कोशिश करूंगा। और साथ ही भैया, आपके जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए कंटेंट आपको मिलते रहेगा। बात करें दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लगाएं, बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि हमने पूरा सिलेबस कर लिया, सब कुछ कर लिया, हर प्रश्न हमको याद है, लेकिन नहीं दोस्तों। फिर भी वन डे एग्जाम हो या प्री एग्जाम हो, उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस सेट लगाने होते हैं। क्योंकि आप देखिए, फॉर्मेशन कैसे होगा माइंड में, आप जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उससे आपका जो है एक्सपीरियंस बढ़ता है। साथ ही जो एक एटमॉस्फेयर है ना एग्जाम हॉल का, वो एटमॉस्फेयर आप ग्रैब कर लेते हैं घर में, जब ज्यादा से ज्यादा बार आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं। भले घर में लगा रहे हो, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में लगा रहे हो, या आप ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो, तो उससे आपका दिमाग उसी हिसाब से डेवलप होने लगता है। उसका फायदा ये होता है कि जब एग्जाम में आप पेपर दे रहे होते हो, तो कभी ना कभी कोई प्रश्न आपके सामने से गुजरेगा, तो आपको आंसर क्लिक हो जाएगा माइंड में, ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, इसका आंसर ये होगा। और कई बार क्या होता है, इस अनुभव से आप एलिमिनेशन कर पाते हैं दो ऑप्शन को, उनमें से दो में से एक चुनते हैं, तो वो सही हो जाता है। और कई बार देखिए, जब आपका अनुभव बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब आप तुक्का भी मारते हैं तो वो सही हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो अनुभव आता है जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाते हो, भाई ये जो कर लेगा ना, उसका हर एग्जाम क्रैक हो जाएगा, यकीन मानो दोस्तों, ठीक है। तो आप देखना, उत्तराखंड में ऐसे भी बच्चे हैं जो एक साल में एक से ज्यादा एग्जामों में सिलेक्शन लेते हैं, उसका हर जगह सिलेक्शन होता है। कांस्टेबल का दे रहा है सिलेक्शन, कनिष्ठ सहायक में सिलेक्शन, वीडियो में सिलेक्शन, पटवारी में सिलेक्शन, आरओ में सिलेक्शन। रीजन यही है भैया, उसने इस साइकिल को समझ लिया, और जिस दिन आप इस साइकिल को समझ गए, आपका सिलेक्शन भी डन, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भैया, प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाओ। मैं ही नहीं बोल रहा कि हमारे प्रैक्टिस सेट लगाओ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के जहां से आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि जिसमें क्वालिटी है कंटेंट में, वहां पे लगाओ, ठीक है। या ऑफलाइन बाजार से लगाओ, कोई किताब आती है वहां से लगाओ, लेकिन लगाओ ज्यादा से ज्यादा। चलिए, आज शुरू करेंगे पीवाईक्यू है जीएस जीके का पार्ट 9। देखेंगे जो भी प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, अब तो मलेरिया की वैक्सीन बन गई, पहले जो है मलेरिया की जो दवा होती थी कुनैन, इसको प्राप्त किया जाता था सिनकोना नामक पेड़ की छाल से, ठीक है। तो सिनकोना वृक्ष की छाल से ये दवाई बनती थी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? तो दिए गए विकल्पों में कौन सा है भैया जो कि आपका रेडियो एक्टिव जो है मटेरियल आपका एमिशन नहीं करेगा? तो राइट आंसर होना चाहिए इसका, इलेक्ट्रॉन तो करता है, गामा रेज भी करते हैं, हीलियम केंद्रक भी करेगा, प्रोटॉन्स नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा संभावित उत्तर इसका। प्रोटॉन जो है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित इसमें नहीं करेगा। प्रोटॉन कैसा कण होता है? ये धनावेशित कण होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ऐसे न्यूट्रॉन होते हैं आपके, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है? तो कौन सी औषधि है जिसका उपयोग अपच, ठीक है, अपच हो जाती है जब, ठीक है, ब्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, अपच हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता है, गैस हो जाती है, जिसको हम गैस भी बोलते हैं साधारण भाषा में, तो यहाँ पर हमेशा प्रयोग होता है एंटासिड्स का, ठीक है। तो एंटा एसिड यहाँ पे दी जाती है, जिससे आपका क्या होता है कि अपच जो है ठीक हो जाती है, या गैस वगैरह ठीक हो जाती है। आप एक विज्ञापन देखते हैं हमेशा इनो का, ठीक है। इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, इसकी टैगलाइन है, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, ठीक है। एसिडिटी के लिए इनो पीजिए बोलता है वो। अब देखिए, जो इनो जैसे हमारे जो भी हमारे एंटासिड होते हैं या लिक्विड वाले एंटासिड होते हैं, इन एंटा एसिडों में क्या क्या होता है आपका, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम
मैग्नीशियम के अलावा मैं बोलूँ आपका तो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम के अलावा इसमें आपका सोडियम, तो इनके लवण होते हैं इसमें, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इनके जो लवण होते हैं, ठीक है, इन सॉल्ट से क्या होता है आपका जो भी एसिड बन रहा है, तो एसिड के विपरीत ये सॉल्ट काम करेंगे वहां पे, यानी कि जो हमारे पेट में एसिड बन रहा है, गैस बन रही है, उसको डाउन करेंगे रिएक्ट करके, ठीक है, तभी इनो जैसे हम पीते हैं तो इनो पीने पे हमको थोड़ा राहत मिलती है, जो भी हमको ब्लॉटिंग सी फील होती है या हमको सीने में देखिए जलन सी महसूस होती है जब गैस होती है, तो इनो पी के सही होता है, क्योंकि यही जो आयन होते हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम के लवण या आयन होते हैं, ये एसिड से जाकर रिएक्शन करते हैं, उसको डाउन कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक छड़ की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है, ठीक है, मान लीजिए एक छड़ है, छड़ मतलब ये मान लो एक सरिया है, ये एक सरिया का टुकड़ा है ये मान लो, ठीक है, या ये कील है, कील या सरिया मान लो इसको, ठीक है। अब कील या सरिया की जो तापीय चालकता है, यानी कि यहाँ पे मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको भट्टी में गर्म किया, ठीक है, इसके इस सिरे को। अब धीरे धीरे आप देखते हैं कि जब भी हम लोहे या कोई भी मेटल का कोई भी चीज होता है उसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे इधर भी गर्मी होने लगती है। तो ये जो तापीय चालकता है ना, ये आपका किस पे निर्भर करेगी, ठीक है, किसी भी छड़ की तापीय चालकता निर्भर करती है हमेशा उस छड़ की सामग्री पर, ठीक है, जो भी इस छड़ का मटेरियल होगा, कहने का मतलब पदार्थ की जो प्रकृति होगी, पदार्थ की प्रकृति होगी। मान लीजिए अगर ये लोहे का है तो जल्दी गर्म हो जाएगा, तांबे का है जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है, छड़ की सामग्री। और वहीं ये छड़ मान लो अगर आपका कुचालक पदार्थ का जैसे बेकेलाइट का है तो ये गर्म नहीं होगा, जिसके हैंडल बनाए जाते हैं कुकर वगैरह के। या मान लीजिए ये छड़ जो है लकड़ी की है, गर्म करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, यहीं पे गर्म होगी, इधर को नहीं होगा, है ना। ऐसे मान लीजिए आपकी सिलिकॉन की छड़ है तो यहीं पे गर्म होगी, शीशे की है तो वो भी धीरे होगी, धीरे धीरे यहाँ को गर्म होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, मेटल जो होता है, मेटल में आपका तापीय चालकता होती है। और ऐसे विद्युत चालकता में भी हम देखते हैं चांदी में सर्वाधिक होती है, तांबे में होती है, सोने में होती है ना। तो चालकता जो है कंडक्टिविटी हम देखते हैं विद्युत की, तो वो भी मेटल में ज्यादा होती है, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उनमें चालकता कम देखने को मिलती है, क्या तापीय चालकता हो या आपकी विद्युत चालकता हो। क्लियर हो गया। चलिए इसके अलावा देखिए आपका छड़ की सामग्री होगी, पता मतलब जिसको पदार्थ की प्रकृति भी हम कहेंगे। इसके अलावा देखिए आपका किसी भी छड़ की या किसी भी वस्तु की तापीय चालकता आपकी उसकी संरचना के आधार पे भी निर्भर करती है, ठीक है। संरचना यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उसमें क्रिस्टलीय गुण कैसा है। अगर ठोस क्रिस्टलीय गुण है उसमें तो आपका वो जल्दी क्या करेगी, तापीय चालकता देगी, तेज होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें नमी है, ठीक है, तो नमी में भी क्या होगा आपका ज्यादा तापीय चालकता होगी। क्यों होगी नमी में ज्यादा तापीय चालकता, क्योंकि क्या होता है पानी की तापीय चालकता जो होती है हवा से ज्यादा होती है हमेशा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओएमआर से क्या अभिप्राय है। देखिए आप जो एग्जाम देते हैं, एग्जाम में आप ओएमआर सीट भरते हैं, है ना, गोले भरते हैं। वो ओएमआर सीट जाती है ओएमआर को रिकॉग्नाइज करने वाली मशीन में, आपका खट से पूरा स्कोर काउंट हो जाता है, कितने गलत किए कितने सही किए, ठीक है। और इस ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे, रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी मेरे को सही नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए जब भी किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई त्रुटि हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि है, कोई सॉफ्टवेयर में मैं काम कर रहा हूं तो उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई त्रुटि है या कोई दोष आ जाता है, तो इसी को कहा जाता है बग आना, ठीक है, बग आना। यानी कि कोई वायरस नहीं होता, वायरस अलग चीज है, ध्यान रखेंगे। बग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहा हूँ, शॉर्टकट कीज का प्रयोग कर रहा हूँ, अचानक वहां पे क्या हो रहा है कि काम नहीं कर पा रही शॉर्टकट कीज, या मैं मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर को प्रयोग कर रहा था, वो सॉफ्टवेयर बीच बीच में क्या कर रहा है, रुक रहा है, या मान लीजिए उसमें जो इनपुट में डाल रहा हूँ वो मेरे को मिल नहीं पा रहा। तो कहने का मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई त्रुटि या दोष होती है जो प्रोग्राम के सही कार्य में बाधा डालता है, उसको कहा जाता है बग, ठीक है। और इस जैसे फिर बग आएगा तो फिर कोई भी प्रोग्रामर क्या है, इस बग को ढूंढने की कोशिश करेगा कि भैया ये बग जो है कोडिंग में कहाँ पे है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, प्रोग्राम में बग ढूंढने की क्रिया कहलाती है आपकी
ऑप्शन सी डिबगिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो डिबगिंग के द्वारा क्या करता है प्रोग्रामर, फिर ढूंढता है कि कहाँ पे कौन सा हमारा प्रोग्राम जो है या हमारा त्रुटि या दोष है प्रोग्राम में, तो इस मेथड को सही करने को कहा जाता है डिबगिंग। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर में 1 KB कितने के बराबर होता है? ठीक है, तो देखिए 1 KB जो होता है आपका 1 KB, 1 KB आपके तुल्य होता है कितने? 1024 बाइट्स के। ठीक है, 1024 बाइट्स। ठीक है, और यही हम बात करें 1 KB के बाद होता है MB। 1 MB बराबर होता है 1024 KB। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आपका 1 GB। 1 GB होता है आपका 1024 MB। ठीक है, उसके बाद होता है 1 TB टेराबाइट, ये होता है आपका 1024 GB। ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी की मापन की इकाइयां हैं, ध्यान रखेंगे। किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी 1024 बाइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? तो कौन सा वेद है? देखिए भैया हमारे 4 वेद हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ठीक है, ऋग्वेद हो गया हमारा। ठीक है, ऋग्वेद के बाद हमारा सामवेद हो गया, सामवेद के बाद हमारा यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद, फिर हमारा हो गया अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद हैं मेनली। ठीक है, 4 वेद हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है? तो गद्य और पद्य में हमारा यजुर्वेद है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो हमारा सभा और समिति जो है इसको प्रजापति की 2 बेटियां बोला गया है अथर्ववेद में। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर जाएगा। कौन सा वेद है? अथर्ववेद में। अब देखिए वेदों की रचना कब हुई थी? जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं वैदिक काल। वैदिक जो टाइम पीरियड था हमारा, यानी कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आता है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल, फिर हमारा महाजनपद। तो वैदिक काल में ही बोला जाता है वेदों की रचना हुई थी। और वैदिक काल अगर हम पढ़ते हैं तो वैदिक काल में 2 महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं थी। तो 2 महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं कौन सी थी? एक तो थी सभा, दूसरी थी समिति। ठीक है, तो ये सभा और समिति प्रशासनिक संस्थाएं थी, इसी वजह से अथर्ववेद में इसको प्रजापति की 2 बेटियां बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। IPv4 एड्रेस में कितनी बिट्स होती हैं? ठीक है, यानी कि इसका साइज क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले आईपी होता है क्या? देखिए आईपी आपका स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कई बार आपने सुना होगा एक शब्द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? देखिए हर डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है। यानी मान लीजिए मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं, अभी मैं लैपटॉप का यूज कर रहा हूं या मोबाइल का आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं, तो आपकी डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है जिससे पता चलता है कि इंटरनेट पे इस समय में कौन सी डिवाइस प्रयोग हो रही है। ठीक है, और ये आईपी एड्रेस बहुत जरूरी होता है, अन्यथा क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, इंटरनेट का गलत उपयोग करेंगे और पकड़ में नहीं आएंगे। तो आईपी एड्रेस को पकड़ने के लिए भैया एक तो होता है IPv4, ये आपका होता है कितने बिट्स का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 32 बिट्स का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। IPv4 में आपका 4 सेक्शन होते हैं और प्रत्येक सेक्शन आपका 8 बिट की होती है, तो 8 चक्को कितना होगा? 32। इसका एड्रेस आप देखते हैं, जैसे IPv4 एड्रेस की मैं बात करूं, IPv4 एड्रेस अगर मैं बात करूं, तो एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे कभी ऐसा डिवाइस में आता है 192 पॉइंट, फिर पॉइंट आएगा आपका, फिर आपका पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट के बाद 2 आ जाएगा, फिर आपका पॉइंट 1 आ जाएगा। यानी कि देखिए 4 इसमें क्या होंगे? सेक्शन होंगे। ये एड्रेस हो गया एक हिसाब से। ठीक है, और इसका साइज कितना होता है? 32 बिट्स का। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, IPv4 जो होता है ना, ये ज्यादा एड्रेस को समायोजित नहीं कर पाता है, इसलिए वर्तमान समय में क्या होता है, ज्यादातर हमारा यूज होता है किसका? IPv6 का। ठीक है, किसका यूज होता है? IPv6 एड्रेस का। और इसकी जो क्षमता होती है कितनी होती है IPv6 की? तो इसकी क्षमता होती है आपकी 128 बिट। ठीक है, ये 128 बिट होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। 128 बिट एड्रेस होता है। ठीक है, IPv6। ओके, क्लियर हो गया होगा। निम्न में से कौन सा मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? देखिए मगध जो साम्राज्य था, ठीक है, तो मगध साम्राज्य का उदय वर्तमान जो बिहार का क्षेत्र है, तो इस बिहार के भूभाग में हुआ था।
बहुत ही संपन्न और शक्तिशाली राज्य था मगध जब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मगध राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगृह। ठीक है, राजगृह या इसको राजगीर भी कहा जाता है। तो मगध साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगृह या राजगीर थी। बाद में भैया आपका हर्यक वंश का एक शासक आता है, हर्यक वंश का एक शासक आता है जिसका नाम था उदयन। ठीक है, उदयन। तो उदयन जो शासक था इसने फिर हमारा मगध साम्राज्य की राजधानी बना दी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना का ही पुराना नाम था पाटलिपुत्र, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उदयन कौन था? हर्यक वंश का शासक था और ये पुत्र था किसका? अजात शत्रु का। हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु का पुत्र था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसने की थी स्थापना पाटलिपुत्र की, और यह बोल सकते हैं कि राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? उदयन ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ये यूकेपीएससी के क्वेश्चन आई थिंक आज। तो यूकेपीएससी के जीएस सेक्शन में आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी तो नहीं पूछता बट यूकेपीएससी पूछता है। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है वो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा इसमें। ठीक है, टोकोफेरल। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन है जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। ए हो गया, B1 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका B2 हो गया। ठीक है, B2 के बाद आपका B12 हो गया, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। विटामिन सी पूछा जाता है, उसके बाद आपका विटामिन डी पूछा जाता है। विटामिन ई मैंने आपको बता दिया, विटामिन के पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी है। B1 का जो हमारा रासायनिक नाम है वो है थाइमिन। ठीक है, B2 को कहा जाता है हमारा राइबोफ्लेविन। ठीक है, फिर और भी होते हैं, B3 होता है, B5 होता है, B7 होता है। B12 बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, साइनोकोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन बोला जाता है इसको। ठीक है, सी होता है आपका एस्कार्बिक एसिड। विटामिन सी को कहा जाता है एस्कार्बिक एसिड। एंड विटामिन डी को कहा जाता है आपका, कैल्शियम देता है ना विटामिन डी, तो इसको कैल्सीफेराल कहा जाता है, कैल्सीफेराल। ठीक है, और विटामिन ई आपका हो गया टोकोफेराल। और विटामिन के को कहा जाता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये विटामिन के का केमिकल नेम है। क्लियर हो गया? अब देखिए कई बार क्वेश्चन बनाता है विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है आपका, पूछता है आपका। ठीक है, रक्ताल्पता किस विटामिन की कमी से होती है? तो साइनोकोबालामिन यानी कि B12 की कमी से रक्ताल्पता हो जाती है। ओके, ऐसे विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग। ठीक है, पायरिया वगैरह हो जाता है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, हड्डियां क्या हो जाती है? भंगुर हो जाती है, इसमें कमजोर हो जाती है। ठीक है, और विटामिन ई जो है इसको प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, और विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लीडिंग होती रहेगी। जो हम देखते हैं ना, जैसे कभी हमारे देखिए चोट लगती है, थोड़ी देर खून आता है, फिर खून जम जाता है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए यही विटामिन के उत्तरदायी होता है। जिसके शरीर में ये कम होगा उसका क्या होगा? ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और थोड़े समय बाद हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये विटामिन आदमी के शरीर में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन हो जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलने वाले केवल विटामिन बी और सी होते हैं। बाकी विटामिन के, ई, डी और ए, कीड़ा याद रखना आपने, कीड़ा जो विटामिन है केवल वसा में विलय होते हैं, फैट में। इसलिए विटामिन बी और सी हमको रेगुलर लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये हमारे पसीने में या हमारे जो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं, विटामिन बी और सी। तो इसको हमारा डेली जो खाना है उसमें होना चाहिए। जैसे विटामिन सी में मैं बोलूं नींबू का पानी पी लिया, या आंवला खा लिया, या खट्टे फल खा लिए। विटामिन बी के भी जो सोर्स हैं वो खा लिए। बाकी विटामिन के, ई, डी, ए क्या होता है? हमारे शरीर में कुछ समय तक संचित भी रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई ऐसा सोर्स नहीं लिया जिससे विटामिन ए मिलता है, 15-20 दिन बाद भी खाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो संचित रहेगा, हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। क्योंकि ये जबकि ये पानी के साथ, जल में घुलनशील है तो पानी के साथ ही निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला जो होती है आपकी, फूड चेन, बहुत महत्वपूर्ण है फूड चेन। ठीक है, फूड चेन में आपका देखिए क्या होता है, जो शाकाहारी होता है, शाकाहारी का मतलब क्या है? ऐसे जंतु जो केवल क्या करते हैं? पौधों का भक्षण करते हैं, पौधे खाते हो, ऐसे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं। ठीक है, तो ये शाकाहारी वर्ग जो है इसको कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता।
ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन ए इसमें। खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। अब देखिए शाकाहारी जो केवल पौधे को खाते हैं, झाड़ियां, जैसे मान लीजिए कोई हिरन है, हिरन केवल झाड़ियों को खा रहा है। आप देखेंगे जो टिड्डा है, टिड्डा ना ग्रास ऊपर होता है, केवल घास को खाता है वो। अब टिड्डे को कौन खाता है? मेढक, ठीक है, टिड्डे को कौन खा रहा है? मेढक। हिरन को कौन खा रहा है? हिरन को खा रहा है आपका बाघ, ठीक है। और आपका ये क्या हो गया आपका, ऐसे में बोलूं, देखिए आपका मनुष्य जो है, मनुष्य किस में आएगा आपका? मनुष्य पौधे तो खाता है नहीं, खाता है पौधे, खाता है पौधे मनुष्य, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता भी है मनुष्य। और मनुष्य जो है द्वितीयक उपभोक्ता भी है, यानी कि पौधों को खाने वाले जो हमारे जानवर है उनको भी मनुष्य खा रहा है। जैसे कि बकरा खाता है, आदमी खाता है ना बकरा, तो बकरा तो हमारा शाकाहारी होता है, केवल झाड़ी वगैरह खाता है, लेकिन मनुष्य उसको भी खा लेता है। तो मनुष्य, मेढक, बाघ आदि क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक में आते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए अब मेढक जो है, मेढक ने किसको खाया? टिड्डे को। टिड्डे या कीड़े खाता है ना मेढक। टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, इसको खाया मेढक ने जो कि द्वितीयक उपभोक्ता है। मेढक को खा दिया किसने? सांप ने। मेढक को किसने खाया? सांप ने। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम ह्यूमन है, जैसे मान लीजिए मानव है, यहाँ पे मानव गया जंगल में, मानव ने क्या खाया था? मुर्गा या बकरा, और साथ में क्या खाया था? सब्जियां भी खाई थी, यानी कि झाड़ियां भी खाता है मानव और मांस भी खाता है। अब ये मानव जंगल में गया था, जंगल में इसको खा लिया शेर ने, ठीक है, शेर ने खा लिया इसको। तो ये हो गए हमारे तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ता जो हमारे शाकाहारी या मांस खाने वाले किसी का भी भक्षण कर रहे हैं। तो ये हमारी फूड चेन होती है। फूड चेन का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा, इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम में जीवों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों के स्थानांतरण को जो दर्शाता है। यानी कि देखिए घास खा के किसको ऊर्जा मिली? टिड्डे को। टिड्डे को खा के किसको एनर्जी मिली? मेढक को। मेढक को खाया किसने? सांप ने, तो सांप को एनर्जी मिली, है ना। तो ऊर्जा का और पोषक तत्वों का स्थानांतरण दर्शाती है खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहले होते हैं उत्पादक, ठीक है, उत्पादक, प्रोड्यूसर होते हैं पहले। दूसरा होता है उपभोक्ता, हम जो है उपभोक्ता है, हम उत्पादक नहीं है। उत्पादक में केवल वो आता है जैसे हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पौधे हो गए, शैवाल वगैरह हो गई, जो अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में स्वयं बना रहे हैं, वो उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता जो है भैया आपका, जो भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित है, ठीक है। और तीसरा इसमें होता है अपघटक, ठीक है, अपघटक यानी कि डिकम्पोजर होते हैं। जो मान लीजिए जैसे कोई जानवर मर जाता है, वो सड़ने लगता है फिर, और कोई जानवर जैसे मर गया मान लीजिए, उसको लकड़ बग्गा खाने आता है, या ऊपर से चील, गरुड़, गिद्ध वगैरह उसको खाने आते हैं, तो वो अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी एक दूसरे पे निर्भर है, कहने का मतलब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए समझ में आया होगा ना फूड चेन क्या होती है। इनमें से कौन सा नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? तो दिए गए विकल्प में गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो 1911 में साउथ अफ्रीका जाते हैं, ठीक है, और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की। इसीलिए गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन आता है ना कभी कभी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को सबसे पहले साउथ अफ्रीका किसने बुलाया? तो 1893 में इनको साउथ अफ्रीका बुलाया था एक केस के लिए, दादा अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने। दादा अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने बोला 1 साल के लिए आ जाओ यहाँ पे और केस लड़ो, वकालत करो, क्योंकि गांधी जी ने बैरिस्टरी की हुई थी, यानी कि वो एलएलबी थे उस समय। तो फिर उसके बाद ये अफ्रीका में केस वगैरह करने लगते हैं और भी काम करने लगते हैं। अफ्रीका में उस समय मूवमेंट चल ही रहा था वही रंग भेद वाला, नेल्सन मंडेला वगैरह से भी ये मिलते हैं, CF एंड्रूज से ये मिलते हैं जब वो जाते हैं साउथ अफ्रीका, और भी बहुत से वहां पे बड़े बड़े नामों से मिलते हैं और प्रेरणा लेते हैं। और फाइनली जब ये राजनीतिक गुरु से मिलते हैं 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले से, और उसके बाद देखिए CF एंड्रूज से भी इनकी मुलाकात होती है, CF एंड्रूज, ठीक है, CF एंड्रूज जिनको दीन बंधु भी कहा जाता है। तो इनसे जब ये मिलते हैं ना दीन बंधु से, तो गांधी जी को ये आग्रह करते हैं भैया देश में आ जाओ वापस, यार देश की स्थिति खराब है, आप जैसे लीडर चाहिए। तो फाइनली गांधी जी आते हैं कब? आपका 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के जीवन का पहला आंदोलन आता है चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर तो आंदोलनों की बरसाती हो जाती है, ठीक है। और गांधी जी राष्ट्रपिता के रूप में यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाते हैं, आप सभी को पता है इतिहास वगैरह। इनमें से किस शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो देखिए सल्तनत कालीन शासक दिए गए हैं, इनमें से देखा जाए तो केवल एक फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम है
फुतूहत ए फिरोज शाही, ए फिरोज शाही, ठीक है, ये इसकी आत्मकथा है भैया। क्लियर हो गया। देखिए फिरोज शाह तुगलक से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ये तुगलक वंश का एक अच्छा खासा शासक था। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। पागल बादशाह जिसको कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसका चचेरा भाई था ये, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखेंगे। और इसका शासनकाल था 1351 से लेकर 1388 तक ये गद्दी पर बैठा। इसके टाइम के कुछ महत्वपूर्ण कामों की मैं बात करूं, पहले तो इसने कुछ शहरों की स्थापना की, जिसमें इसने जौनपुर शहर को बसाया। जौनपुर के अलावा इसने फतेहाबाद शहर को बसाया था। फतेहाबाद के अलावा इसने आपका फिरोजाबाद शहर को बसाया था, फिरोजाबाद, ठीक है। फिरोजाबाद के अलावा इसने हरियाणा में जो हिसार है इसको बसाया था। इसके अलावा देखिए इसने बहुत से नहरों का निर्माण किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए। तो सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया, नहरों का निर्माण कराया। क्वेश्चन बनता है किस सल्तनतकालीन शासक ने सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया और नहरों का निर्माण कराया। ऐसे इसने एक विभाग बनाया, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, जिसमें गरीब लोगों के लिए ये विभाग बनाया गया था, दीवान ए खैरात, ठीक है। इसने तकावी जो ऋण होता था उसको माफ कर दिया। तकावी ऋण कहा जाता है कृषि लोन, यानी कि किसानों के जो भी कृषि के लोन थे, तकावी ऋण थे, उसको माफ कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। इसके टाइम पर एक और विभाग था, दीवान ए बंदगान। किससे संबंधित था, क्वेश्चन बनता है। दीवान ए बंदगान जो था, ये दास जो होते थे उसमें स्लेव्स, बंदगान, दीवान ए बंदगान, ठीक है। ये दास ब्यूरो, जो दास थे उनसे संबंधित एक ब्यूरो भी बनाया इसने, ताकि दासों का भी अच्छे से ख्याल रखा जाए। और सबसे ज्यादा दास इसी के टाइम पे थे, ठीक है, स्लेवरी उसमें भारत में चरम पे थी। तो दासों के लिए भी इसने बोला यार जो गुलाम है, गुलामों का भी तो ध्यान रखो, गुलाम है वो जानवर थोड़ी है। तो इसके लिए इसने क्या बनाया, दीवान बंदगान, ठीक है। तो बहुत से ऐसे काम किए थे। इसके अलावा भैया इस राजा ने कर में कमी भी की थी, ठीक है, टैक्सेस में टैक्स रिड्यूस किए इसने, कमी की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिक्रीज किए, रिड्यूस किए, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना। तो माउंटबेटन, देखिए विभाजन योजना जो थी माउंटबेटन योजना पे आधारित थी। भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, और यह तिथि इसलिए चुनी गई थी क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, यानी कि सेकेंड एनिवर्सरी थी जब मित्र राष्ट्रों ने जापान को हराया था। मित्र राष्ट्र में आपका कौन कौन थे, मित्र राष्ट्र में जैसे आपका यूएसए था, ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, कुछ हद तक इसमें चाइना भी था। तो ये जो देश थे ये आपस में मिलकर ध्रुवीय जो देश थे, ध्रुवीय, कुछ लोग, कुछ कंट्री क्या हो गए थे, ध्रुवीय कंट्री हो गए थे ना, ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीकरण हो गया था ना उसमें। तो कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो जैसे कि जर्मनी हो गई, इटली हो गई, ये आपका क्या थे, ये आपका धुरी देश थे, ठीक है, ध्रुवीय नहीं बोलेंगे, माफ कीजिएगा, धुरी जो देश थे, धुरी देशों के खिलाफ इन्होंने अभियान किया, जिसमें और देशों ने तो घुटने टेक दिए, लेकिन जापान घुटने नहीं टेकता है। जापान बोलता है भैया जब तक, वही है ना, जैसे पुष्पा मूवी आपने देखी होगी, मैं झुकेगा नहीं, ऐसे भैया जापान जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जापान इतना खूंखार हो गया था उसमें। अगर जापान की आप देखेंगे ना वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्ट्री, और उसके बाद आप देख लो जापान ने आज तक युद्ध नहीं किया, जापान इतना शांत देश हो गया। तो जापान पे आपको पता है दोस्तों 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने 2 परमाणु बम फेंक दिए भाई, नागासाकी और हिरोशिमा पे। उससे दुनिया में क्या हो गया भैया, त्राही मच गई, त्राही, डर गई सब पूरे देश कि परमाणु बम जब गिरेगा तो क्या हालात हो जाएंगे, है ना। तो जापान ने भी घुटने टेक दिए थे। तो ये 6 अगस्त 9 अगस्त की बात है। तो उसके बाद देखिए आपका 15 अगस्त के दिन जापान ने सरेंडर कर दिया, यानी कि जीत गए मित्र राष्ट्र। 15 अगस्त 1945 की बात हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान ने पूर्णतः सरेंडर कर दिया, 1945 की बात हो रही है। तो 2 साल बाद इसी तिथि को भारत देश को भी आजाद किया गया, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की सेकेंड एनिवर्सरी थी, ठीक है। आप देखिए जापान, हाल में एक न्यूज आ रही थी, जापान ये बोल रहा है कि हम बहुत टाइम से शांत बैठे थे और लोग सोच रहे हैं कि, मतलब वो एक कहावत है ना, मतलब हम खामोश क्या हुए कि लोगों को लगा कि मैं सुधर गया, ठीक है। तो जापान ही बोला कि हमें, अगर हम अपनी सैन्य ताकत अब बढ़ाएंगे, ठीक है, भविष्य में अगर कोई देश हमें आंखें दिखाएगा तो फिर भूलना मत हमने क्या हासिल किया था। तो जापान का पर्ल हार्बर वाला देखो सीन, आप गजब हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, पूरा दुनिया भयभीत हो गई थी जापानी सैनिकों से। एकवर्त समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो देखिए ब्रिटिश काल में जो एकवर्त समिति बनी थी ये रेलवे से संबंधित थी, ठीक है। 1921 में इस समिति को बनाया गया था। इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे विलियम एकवर्थ, विलियम एकवर्थ, ठीक है। और ये समिति बनाई गई थी उस समय जो रेल बजट था उसको केंद्रीय बजट से अलग करने के लिए, ठीक है। और फाइनली ऐसा हुआ भी। 1924 से भारत में
जो हमारा केंद्र का बजट आता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारा आम बजट आता है, आम बजट अलग हो गया था और रेल बजट अलग हो गया था 1924 में, और ये प्रक्रिया चलती रही 2016 तक। 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने फिर से इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब अलग से रेल बजट भी नहीं आता, अब एक ही बजट आता है, आम बजट, जिसमें रेल बजट भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये थी एक वर्ष समिति। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे दिसंबर में, इसको शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था किसने? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर या पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक है, पंजाब केसरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लाला लाजपत राय भाई स्वाधीनता संग्राम में बहुत ज्यादा इन्होंने भाग लिया, जो भी आंदोलन हुए उनमें भाग लिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने यंग इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, पूछी जाती है एग्जाम में, यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? यंग इंडिया जो पत्र था वो गांधी जी का था, पुस्तक जो थी आपके लाला लाजपत राय की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक उर्दू दैनिक शुरू किया था लाहौर से, जिसका नाम था वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। उर्दू दैनिक था, लाहौर से आता था, छपता था। ऐसे ही लाहौर से एक साप्ताहिक पत्र भी इन्होंने निकाला था, जिसका नाम था पीपल, ठीक है, पीपल, ठीक है। तो लाहौर से पत्र निकाला था इन्होंने, क्लियर हो गया। पंजाब केसरी इनको कहा जाता था। लाला लाजपत राय का जो प्रसिद्ध नारा है भाई, वो है आपका कौन सा? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का जो नारा दिया इन्होंने, ठीक है। इसी दौरान दोस्तों साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था तो लाठी चार्ज हो गया था। लाठी चार्ज में इनको बहुत गंभीर चोटें आई और उसके बाद ये पंचतत्व में विलीन हो गए थे, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में, लाला लाजपत राय की। तो जब इनकी मृत्यु होने वाली थी उससे पहले इन्होंने बोला था कि मेरे शरीर में जो ब्रिटिश हुकूमत ने एक एक लाठी मारी है वो उनकी ताबूत का एक एक कील साबित होगा, यानी कि जितनी लाठियां मुझे पड़ी है उनकी ताबूत में उतने ही कील ठोके जा चुके हैं, ये मान लो आप। ये स्टेटमेंट थी लाला लाजपत राय की, पूछी भी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, क्वेश्चन बनता है कभी आपका कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस इंसिडेंट में हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, तब लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत गंभीर चोटें इनको आ गई थी। जो हम बोलते हैं कांग्रेस की उग्र विचारधारा में लाल बाल पाल, ठीक है, इसमें तीन लोग थे, देखिए, लाल बाल और पाल, ठीक है। लाल से हमारा हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये हमारे कांग्रेस की जो गरम दल था उससे संबंधित है, ठीक है। कांग्रेस के भी तो दो धड़े हो जाते हैं ना, नरम दल गरम दल। तो गरम दल वाले ये थे। ये क्या बोलते थे कि भैया भारत जो है आजाद तब होगा जब हम अंग्रेजों को कूटेंगे पीटेंगे, इनके हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, ये बहुत ही दुष्ट धूर्त हैं। नरम दल वाले बोलते थे यार शांति रखो, शांति रखो, हम आंदोलन करेंगे और उनको समझाएंगे, प्रपोजल देंगे, ठीक है। बट गरम दल वाले चाहते थे कि तुरंत एक्शन हो उन पे। इसी में मतभेद भी हो जाता है इनका 1907 में, ठीक है, फूट हो जाती है कांग्रेस में। निम्न में से कौन सा नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी? ये आ गया क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित है? ठीक है, तो देखिए पॉलिटी की क्लास जो चल रही है पेड क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी है, हाल में इस टॉपिक को मैंने खत्म भी किया था, राष्ट्रपति जो है भारत के पॉलिटी में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो अर्हताएं हैं ये आपकी बताई गई है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 58 में, अनुच्छेद 58 में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किसमें है, राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है किसमें है, तो ये सब आपको होना चाहिए। महाभियोग किसमें है, तो राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट या महाभियोग है अनुच्छेद 61 में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो आर्टिकल 123 के तहत ये ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां मिली हैं, तो राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां मिली हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स मिली है, फाइनेंशियल पावर मिली है, मिलिट्री पावर मिली है, जुडिशियल पावर मिली है। उसके अलावा राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव पावर्स है। उसके अलावा राष्ट्रपति को स्पेशल पावर्स भी दी गई है, लाइक वीटो पावर, ठीक है, जिसमें हमारा एब्सोल्यूट वीटो होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है और पॉकेट वीटो होती है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया पॉलिटी की क्लासेस में, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर आपको देखिए बेसिक क्लियर करना है जीएस का या फाउंडेशन कोर्स अगर मानते हो तो एक बार आप जीएस वाला कोर्स इनरोल करना, जिससे आपके जीएस की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर एडवांस लेवल का शुरू करेंगे, ठीक है। तो कोर्स ले सकते हो आप। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो भारत की जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा कालखंड था जिसमें लंबे समय तक एक दल रहा था? तो बहुत सिंपल है, 1947 से लेकर 67 का जो टाइम पीरियड है, आप जानते हैं भैया 17 वर्ष तक तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। 70 ईयर्स तक क्या रहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे थे, क्लियर हो गया।
और कांग्रेस की सरकार निरंतर रही थी हमारी। फिर उसके बाद हमारे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है तो लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे ताशकंद गए होते हैं, तो वहां पर भैया आज तक पता नहीं चल पाया कि कैसे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो शास्त्री जी की मृत्यु होती है। फिर आ जाती है हमारी आयरन लेडी इंदिरा, ठीक है, जिन पे अभी एक मूवी भी आई है कंगना रनावत की, आपने देखा होगा, इमरजेंसी। इंदिरा गांधी जब हमारी बनती है तो इंदिरा गांधी के बाद फिर कांग्रेस हावी हो जाती है। और फिर आपको पता है 1975 का वर्ष, देश में आंतरिक उथल पुथल के कारण, राजनीतिक उथल पुथल के कारण हमारी इंदिरा जी इमरजेंसी लगा देती है। ठीक है, और संविधान का मतलब एक हिसाब से गला ही घोट देती है। राजनेता जो है विपक्ष के सब जेल में ठूस देती है। फिर 1977 में चुनाव होते हैं जिसमें जनता दल वापसी करता है, जनता दल की सरकार बनती है, हालांकि ज्यादा नहीं चलती। फिर चुनाव होते हैं 1980 में, फिर कांग्रेस वापस आ जाती है। बट आपको पता है अनफॉर्चुनेटली 1984 में असैसिनेशन हो जाता है किसका, इंदिरा गांधी का, है ना। तो जो हमारा ऑपरेशन इन्होंने किया था ब्लू स्टार अमृतसर में, तो वहां पर देखिए सिख धर्म के लोग आहत हो गए थे इससे, और इनके ही गार्ड ने गोली मार दी थी। फिर उसके बाद देखिए सिंपैथी मिलती है हमारी राजीव गांधी को। राजीव गांधी बम्पर वोट लाते हैं, बम्पर मतलब सीटें लाते हैं, और सर्वाधिक सीटें मिलती है उसमें कांग्रेस को। फिर 90s का जब दौर आता है, राजीव गांधी जी का भी असैसिनेशन हो जाता है। ठीक है, लिट्टे वाला जो माला पहना के हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद मिक्स सरकार बनने लगती है, तो आपको पता है दोस्तों, फिर कांग्रेस वापसी करती है 2004 में। 2004 से लेकर 2014 तक फिर 10 साल कांग्रेस रहती है भाई। यानी कि जो हमारी इनका जो गठबंधन है, गठबंधन की सरकार या कांग्रेस सरकार रहती है हमारी 10 साल तक। ठीक है, फिर 2014 से आज वर्तमान तक आप देखते हैं देश में किसकी सरकार है, ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में जाना जाता है 1947 से लेकर 1967 का टाइम पीरियड, दिए गए विकल्पों के हिसाब से। वैसे इससे आगे भी हो सकता है, लेकिन विकल्पों के हिसाब से ये आंसर सही होगा। क्लियर दोस्तों, चलिए, तो ये था आज दोस्तों जीएसजी के पीवाईक्यू का पार्ट 9। आज थोड़ा सेशन लंबा हो गया, लेकिन मैं यकीन करता हूं कि आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। ठीक है, जितना ज्यादा हम डिस्कस करेंगे, चीजों को आपस में कम्युनिकेट करेंगे, हर क्वेश्चन को मैं अगर आपको डिटेल में बताऊंगा, तब आपको जीएस वगैरह क्लियर भी होगी, समझ में भी आएगी, और आप बहुत लंबे समय तक इन चीजों को याद कर पाएंगे। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। अगर जो बच्चे केवल जीएस का कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे एक ओनली जीएस वाला कोर्स भी है, जिसमें आपका जीएस की क्लासेस होंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ आपको इसमें कंप्यूटर मिलेगा और साथ ही रीजनिंग की क्लास भी मिलेंगी। यानी कि 3 क्लासेस मिलेंगी ओनली जीएस कोर्स में। इसमें हिंदी उत्तराखंड नहीं होगा। और बाकी जिसको सभी क्लासेस चाहिए, हिंदी की, उत्तराखंड जीके की, सामान्य अध्ययन की, कंप्यूटर की, रीजनिंग की और करंट अफेयर्स की, तो वो लोग हमारा न्यू कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, न्यू कॉम्बो में आपको सब चीजें मिल जाएंगी आगामी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए, या किसी भी आपका जनरल सिलेबस के पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। बट किसी की देखिए उत्तराखंड अच्छी है, हिंदी अच्छी है, केवल उसको लगता है कि जीएस मेरी कमजोर है, फाउंडेशन मेरा वीक है, तो जीएस का जो ओनली जीएस कोर्स है वो लीजिए। आप देखिए, यकीन करिए दोस्तों, इसमें मुश्किल से आपके जीएस के हर सेक्शन में 15-20 क्लासेस होंगी। उतने में आप ये मान के चलिए आप जीएस अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत सरल और सहज भाषा में मैंने वहां पे आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलिए सेशन समाप्त करेंगे। अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, जय देवभूमि।